तो बेसिकली आज करेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। बेसिकली क्या है लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली इवोल्यूशन इज, टू अंडरस्टैंड चेंज इन फ्लोरा एंड फौना हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, चेंज किसमें, फ्लोरा और फौना में, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ है। तो वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार एंड इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो क्या है, इवोल्यूशन अर्थ का और स्टार्स का और पूरे के पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। तो व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड एंड कंजक्टेड स्टोरीज, ठीक है। So this is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on planet Earth। तो बेसिकली ये सारी क्या है, ये स्टोरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इवोल्यूशन की और बायोडाइवर्सिटी की planet अर्थ पे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है क्या, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट, ठीक है, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। तो स्टीलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ठीक है। तो जो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं वो किस में होते हैं, वो लाइट ईयर्स में होते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड light started its journey millions of years back and from trillions of kilometer away and reaching our eyes now। तो बेसिकली डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि जिस जिस लाइट को स्टार की हम आज देख रहे हैं वो कई मिलियन साल पहले उस स्टार से ओरिजिनेट हुई है और अब जाके वो हमारी आंखों पे पहुंची है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत दूर होते हैं स्टार हमसे, ठीक है। तो however when we see object in our immediate surrounding we see them instantly and hence in present time, ठीक है। तो therefore when we see stars we apparently are peeping into past। तो बेसिकली जब हम स्टार को देखते हैं तो हम क्या है, हम पास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें से ओरिजिनली जो लाइट वो है वो बहुत साल पुरानी लाइट है, ठीक है। समझ रहे हो ये कैसे लिख रखी है लाइन, क्योंकि वो स्टार से इतने दिन पहले रिलीज हुई है, तो बेसिकली हम पास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उस हिसाब से देखें तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो क्या है, कि यूनिक इवेंट है यूनिवर्स के हिस्ट्री में। तो द यूनिवर्स इज वास्ट, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इट्स ऑलमोस्ट ए स्पेक, ठीक है। बेसिकली अर्थ सिर्फ एक छोटी सी बॉडी है, इतनी बड़ा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ तो कुछ भी नहीं है उसके कंपेरिजन में। तो द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। तो पूरे यूनिवर्स कितना पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड पुराना है, ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है, 20 बिलियन। तो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेज यूनिवर्स, ठीक है। तो कई सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो बेसिकली कई सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। और फिर उन गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, स्टार होते हैं, कुछ क्लाउड होते हैं गैस और डस्ट के। एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। और अर्थ पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में सिर्फ एक छोटी सी बॉडी है। तो द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इट टेक्स अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, इट्स टॉक ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताती है, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, जो कि अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में देखें, कि बेसिकली इसका क्या मतलब है बिग बैंग थ्योरी का, कि पूरी की पूरी अर्थ, पूरी की पूरा यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट था, मतलब एक सिंगल वो था, ठीक है। उसके अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर कुछ एक्सप्लोजन हुआ और सारा का सारा अर्थ क्या हो गया, वो अर्थ बोल रहा हूँ, सारा सारा का सारा यूनिवर्स एक दूसरे से दूर हो गया, और अब वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, ठीक है। बेसिकली अर्थ यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड कर रहा है और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, वो क्या है, बाद में बने। तो द गैसेज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और जो गैसेस थी वो कंडेंस हो गई किसके अंदर, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर, ठीक है, की वजह से, और उन्होंने क्या बनाई, गैलेक्सी बनाई। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट टू 4.5 बिलियन ईयर
बैक, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, जिसमें अर्थ है, ठीक है, जिसमें हमारा सन है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में 4.5 बिलियन ईयर बैक जो हमारी अर्थ है बनी है, ठीक है। तो देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ, ठीक है, अर्ली अर्थ पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं था। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो जो वाटर वेपर है, ठीक है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो कि रिलीज हुई है मोल्टन मास से, ठीक है। तो द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो सन की यूवी रेज है उसने क्या किया, वाटर को, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट थे अर्ली अर्थ पे। क्या क्या प्रेजेंट था अर्ली अर्थ पे, वाटर वेपर थे, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और अमोनिया था। तो बेसिकली यूवी रेज ने क्या किया, यूवी रेस ने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया, और जो लाइटर हाइड्रोजन गैस थी वो क्या कर गई, एस्केप कर गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर, ठीक है। ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइंड किया, ठीक है, मीथेन के साथ कंबाइंड किया, ठीक है, और क्या क्या बनाया, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और कई अदर कंपाउंड बनाए। तो द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, ठीक है, ओजोन लेयर बनी एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन, ठीक है। तो जैसे ओजोन लेयर बनी, ठीक है, और जैसे जैसे कूल होती रही तो वाटर वेपर क्या है, रेन की तरह गिरते रहे, ठीक है, टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो अर्थ क्या था, एक रॉक था, ठीक है, रॉक की पत्थर था, तो उसके अंदर जितने डिप्रेशन थे वो सारे के सारे वाटर के से भर गए, ठीक है, और क्या बन गए, ओशियन बन गए, ठीक है। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ कब अपीयर हुई, 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बेसिकली अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद, मतलब अगर 4.5 अगर ये है तो 4 बिलियन के आसपास पहले क्या बनी, लाइफ अपीयर हुई अर्थ पे, तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। इधर लिखा भी हुआ है ऑलमोस्ट कितना, 4 बिलियन। इसको मिसकंसेप्ट मत कर लेना कि 500 मिलियन ईयर बैक, मतलब ये फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद, ठीक है। तो डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या लाइफ आउटर स्पेस से आई है, तो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो बेसिकली हर साइंटिस्ट की अपनी अलग अप्रोच है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये आउटसाइड से आई है, ठीक है। तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ, जो अर्ली ग्रीक थिंकर थे उन्होंने क्या सोचा, जो यूनिट ऑफ लाइफ है स्पोर वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ। तो जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं, ठीक है, उनका क्या थॉट था कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको जिसको क्या बोला उन्होंने, स्पोर बोला, वो डिफरेंट प्लेनेट से आई है, ठीक है। तो पैनस्पर्मिया, बेसिकली पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो कुछ एस्ट्रोनॉमर अभी भी इसको क्या है, एक फेवरेट आइडिया मानते हैं। तो फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रो मड। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद क्या आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई, जो क्या बताती थी कि लाइफ कहाँ से आई है, डिकेइंग, रोटिंग और स्ट्रो मड से आई है, मतलब डिकेइंग और रोटिंग मैटर से आई है, जैसे स्ट्रो है, मड है, ठीक है। क्या है ये, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली लुइस पास्चर by carefully experimentation demonstrated that life come only from pre-existing life, ठीक है। तो किसने बताया था कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मैटर, किसने बताया था, लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो ही showed that प्री प्री फर्टिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, ठीक है। जो प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क है, मतलब जिसको स्टेरिलाइज कर दिया है पहले ही, उसके अंदर किल्ड यीस्ट से क्या है, लाइफ नहीं आ रही है। तो वाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो ओपन था, जो फ्लास्क ओपन था, उसने दो फ्लास्क रखे, एक को पहले ही स्टेरिलाइज कर दिया, मतलब ऊपर से बंद कर दिया। तो किल्ड यीस्ट मतलब किल्ड यीस्ट को मार के देखा, तो कोई मार के उसके अंदर डाल दिया, तो बेसिकली उसके अंदर कोई भी लाइफ, कोई भी नए ऑर्गेनिज्म अपीयर नहीं हुए। लेकिन जब उसी किल्ड यीस्ट को ओपन एयर में रख दिया तो कुछ नए ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व हुए। तो spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life came on earth. तो बेसिकली स्टार्टिंग में इसको डिसमिस कर दिया था, क्योंकि ये नहीं बता पाई कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई है। तो ओपरिन ऑफ रशिया एंड हार्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living matter
एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो बेसिकली ओपरिन रशिया का, ठीक है, ये चीज याद रखना कौन सा साइंटिस्ट किसका है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है ऐसे कई साइंटिस्ट के, जिसमें जो मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में उसको तो बिल्कुल रट लो। ओपरिन कहाँ का था, रशिया का था, ठीक है, और हेलेडिन कहाँ का था, इंग्लैंड का था, ठीक है। उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अपीयर होती है, ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, ठीक है, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाइफ का केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना बना है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ पे क्या कंडीशन थी पहले, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, O2 एब्सेंट थी, ठीक है, कंटेनिंग CH4NH3 एक्सेट्रा। इन 1953 SL मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट, मिलर क्या था, मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस, ठीक है, इन लेबोरेटरी स्केल एंड ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800। तो उसने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रिपेयर किया है क्लोज फ्लास्क में, जिसके अंदर क्या डाल दिया उसने, मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर डाल दिया और 800 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब मिलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड बन रही है, अगर अर्थ के अंदर हम मिथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया और वाटर वेपर डाल दें तो अमीनो एसिड्स बन रही हैं। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट्स एंड फैट। तो कई दूसरे साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, शुगर बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस बन रहा है, पिगमेंट बन रहे हैं, फैट बन रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स। तो जब हमने मेटेओराइट को, मेटेओराइट क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर से अर्थ पे गिरता है, ठीक है, तो जब उसको एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भी सिमिलर ही कंडीशन मिली, जो इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। तो बेसिकली सेम प्रोसेस स्पेस के अंदर भी कहीं हो रही है। तो विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टर थ्योरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो बेसिकली जो केमिकल इवोल्यूशन था कि जो प्री जो स्टार्टिंग लाइफ किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मटेरियल से बनी है, तो वो क्या है, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। तो अभी भी हमारे पास कोई एक आइडिया नहीं है कि जो फर्स्ट हमारा क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे अरोज हुआ। तो द फर्स्ट नॉन लिविंग सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, ठीक है, वो कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, वो 3 बिलियन ईयर बैक ओरिजिनेट हुई होगी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या है, जाइंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, किसके, आरएनए, प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड्स के, ठीक है, किसके किसके, आरएनए, प्रोटीन और या फिर किसके, पॉलीसेकेराइड्स के। तो दीज कैप्सूल्स reproduced their molecule. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million year ago. तो बेसिकली जो ये जो स्टार्टिंग में जो है, जो 3 बिलियन ईयर बैक जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म अराइज हुई है, वो क्या है, वो जाइंट मॉलिक्यूल होंगे, या तो आरएनए के, या प्रोटीन के, या फिर पॉलीसेकेराइड के। लेकिन जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है, ठीक है, वो अराउंड 2000 मिलियन ईयर अगो आई होगी। तो दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, ठीक है, वो क्या होगी, सिंगल सेल। एंड ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली। तो सारी की सारी लाइफ फॉर्म क्या है, सिर्फ वाटर के अंदर, वाटर एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग में क्या लाइफ फॉर्म कहाँ ओरिजिनेट हुई, वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई। तो द दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस थी, जो नॉन लिविंग मटेरियल से फर्स्ट फॉर्म लाइफ की अरोज करना, ये क्या है, मेजोरिटी ने एक्सेप्ट की। हाउएवर वंस फॉर्म्ड, how the first cellular form of life could have evolved into complex diversity of today is fascinating story and that will be discussed below। तो बेसिकली जो कैसे वो सिंगल फर्स्ट सेलुलर सेल आगे क्या हुई,
इवॉल्व हुई, कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी इतनी सारी, तो वो अभी भी एक क्या है, एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, तो बेसिकली a theory. Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. Basically किसके बारे में बताते हैं, theory of special creation. This theory has three connotations. theory की क्या है, तीन connotations है. One, that all living organism species or types that we see today were created as such. सारी की सारी living organism है, जो species है, जो वो ऐसे की ऐसे ही originate हुई है. Two, that the diversity was always and the same since creation and will be same in future also. तो basically जो डाइवर्सिटी है वो ऐसे की ऐसे ही ओरिजिनेट हुई है और वो आगे डेथ तक भी वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो थ्री, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, ठीक है, अर्थ क्या है, 4000 ईयर ओल्ड है। तो ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइडिया क्या है, 19th सेंचुरी के टाइम पे चैलेंज किए गए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वोग इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे आइडियाज क्या किए गए, स्ट्रांगली चैलेंज किए गए 19th सेंचुरी में, किसकी ऑब्जर्वेशन पे, एक सी वोग की ऑब्जर्वेशन पे, HMS बीगल में, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद इन द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर अगो। तो बेसिकली जो डार्विन ने क्या कंक्लूड किया, जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, जो अभी जो एग्जिस्ट करती है लाइफ फॉर्म, वो क्या है, कुछ सिमिलैरिटी शेयर करती है वेरिंग डिग्री पे, किसके अमंग, जो कि कई साल पहले जो है एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो, मतलब उसके साथ वो क्या है, सिमिलैरिटीज शो करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, ठीक है। कुछ लाइफ फॉर्म जो कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती, दे हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर गोन बाय, जस्ट न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ रोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म का। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन है इन करेक्टरिस्टिक, ठीक है। हर पॉपुलेशन में क्या है, वेरिएशन आता है करेक्टरिस्टिक्स में। तो दोज करेक्टरिस्टिक विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। तो बेसिकली जिसके पास क्या है, बेटर कंडीशन है सर्वाइव करने की, ठीक है, क्लाइमेट की, फूड की, फिजिकल फैक्टर्स की, तो वो क्या है, वो आउटब्रीड कर देगी दूसरी को, मतलब वो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस करेगी दूसरे के कंपैरिजन में, और वो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो अनदर वर्ड यूज्ड इन फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिटनेस। तो अकॉर्डिंग टू द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो बेसिकली डार्विन के हिसाब से जो फिटनेस है इधर, वो क्या है, सिर्फ की सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, मतलब जो फिट होगी वो क्या करेगी, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जो स्पीशीज फिट होगी वो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। तो हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लिव मोर प्रोजनी देन अदर। तो जो ज़्यादा फिट होते हैं एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, जो बेटर फिट होते हैं वो क्या है, ज़्यादा प्रोजनी लीव करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो देयर फोर सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। तो बेसिकली ये क्या है, ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और क्या है, नेचर के द्वारा वो सिलेक्टेड होते हैं। तो ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो उसने इसको क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन, और उसको क्या इम्प्लाई किया, एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिकली जो ये नेचर का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसको उसने क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन, और उसने डार्विन ने क्या बताया कि ये क्या है, मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। तो लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वालेस, ए नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाई आर्कीपेलागो। तो बेसिकली अल्फ्रेड वालेस ने किस पे काम किया, मलाई आर्कीपेलागो आइलैंड पे काम किया। had come to similar conclusion, उसकी भी क्या है, सिमिलर कंक्लूजन सी आई थी around the same time. It in due course of time apparently new types of organism are recognizable, ठीक है। तो all the existing life form share similarity and share common ancestor। तो जितनी जितनी भी existing life form है वो क्या है, common similarity और common ancestor शेयर करती है, ठीक है। तो however these ancestor were present at different period in द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये इंसेस्टर क्या है, अलग अलग डिफरेंट पीरियड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, किसमें, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में, जैसे इपोक है, पीरियड्स है और एराज है। तो द जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जो जोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो क्या है, क्लोजली कोरिलेट करती है किसके साथ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट
अर्थ इज वेरी ओल्ड एंड नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ईयर ओल्ड। तो एक कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन क्या निकलता है, जो अर्थ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, हजारों साल नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के लिए क्या क्या एविडेंसेस है। ठीक है, तो evidences that evolution of life form has indeed taken place on earth has come from many quarters। बेसिकली एविडेंस के इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो कई जगह से पता चलता है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक। फॉसिल्स क्या हैं, रिमेन्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ड पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइफ फॉर्म्स के अंदर। तो रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो जैसे रॉक क्या बनाती है, रॉक फॉर्म्स सेडिमेंट्स एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ये अरेंजमेंट है सेडिमेंट का एक के ऊपर एक, ये क्या दर्शाती है कि अर्थ की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है। तो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। जो कि क्या है, तो बेसिकली रॉक क्या बनाती है, रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, अगर हम क्रॉस सेक्शन ले अर्थ क्रस्ट का तो वो क्या बताता है कि सेडिमेंट्स के अरेंजमेंट कैसे है, वन ओवर अदर, बेसिकली लेयर में एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। ठीक है, जो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स हैं उसके अंदर क्या है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म के फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर कई सारे फॉसिल प्रेजेंट होते हैं जो कि उस टाइम पे क्या होते हैं, मर गए होते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेडिमेंट के अंदर। तो सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, और कुछ क्या है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखते हैं। तो दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डायनासोर्स है। तो a study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed। तो बेसिकली एक स्टडी किसकी, फॉसिल्स की, डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर के अंदर क्या इंडिकेट करती है कि जियोलॉजिकल पीरियड जिसके अंदर वो क्या कर रहे थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे। बेसिकली जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर में, वो क्या इंडिकेट करती है, जियोलॉजिकल पीरियड इंडिकेट करती है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट किए थे। तो द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, तो स्टडी ने क्या शो किया कि जो लाइफ फॉर्म है वो वेरी करी टाइम के अकॉर्डिंग, और कुछ लाइफ फॉर्म क्या थी, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड थी सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन के लिए। तो हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो बेसिकली कई सारी नई लाइफ फॉर्म क्या है अराइज हुई डिफरेंट टाइम पे, किसके, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। तो ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। तो डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड, कि फॉसिल्स की एजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। डू यू रिकलेक्टेड द मेथड ऑफ रेडियोएक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। तो बेसिकली कैसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से। ठीक है, फॉसिल्स की क्या निकालते हैं, एज निकालते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। किसने दी, अर्नस्ट हैकल ने दी। ठीक है, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। तो बेसिकली उसने किस ऑब्जर्वेशन पे ली, कुछ फीचर्स के ऑब्जर्वेशन पे जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन है सारे के सारे वर्टिब्रेट में, और किस में एब्सेंट है, एब्सेंट अडल्ट के अंदर वो क्या है, एब्सेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल द embryos of all vertebrate including human develop a row of vestigial gill slits just behind the head but its functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate। जैसे एग्जांपल है जो एम्ब्रियो है सारे के सारे वर्टिब्रेट के इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके अंदर एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बनते हैं। ठीक है, किसके, जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे क्या बनते हैं, गिल स्लिट्स बनते हैं। लेकिन वो क्या है, सिर्फ फंक्शन, वो फंक्शनल किस में है, फंक्शनल ऑर्गन सिर्फ वो फिश में है, और नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट, और वो क्या है, दूसरे अडल्ट वर्टिब्रेट के अंदर नहीं मिलते। तो हाउएवर
दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। तो बेसिकली जो ये प्रपोजल था, ठीक है, ये किसने डिस्प्रूव किया, किसकी स्टडी ने डिस्प्रूव प्रूव किया, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, किसने डिस्प्रूव किया, तो ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो है वो दूसरे एनिमल्स की अडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। तो कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी शो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे दैट एग्जिस्टेड ईयर अगो। तो बेसिकली जो कंपेरेटिव एनाटॉमी और जो मोर्फोलॉजी है वो क्या है, सिमिलैरिटी शो करती है। ठीक है, जो पुराने जो ऑर्गेनिजम्स है और आज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, अंस्टैकल ने। किस बेसिस पे कि कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में सारे के सारे वर्टिब्रेट में क्या है, एक कॉमन फीचर होता है और जो कि किसमें एब्सेंट होता है, वो अडल्ट में एब्सेंट होता है। जैसे क्या एग्जांपल था, जैसे सारे वर्टिब्रेट में एक वेस्टिजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द हेड। ठीक है, और जो कि अडल्ट में नहीं होते। ठीक है, बाद में ये डिस्प्रूव कर दिया था किसने, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। ठीक है, उसने क्या नोट किया कि जो एम्ब्रियो है वो दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली एक कंपैरेटिव एनाटॉमी मोर्फोलॉजी जो है वो क्या है, सिमिलरिटी शो करती है। ठीक है, तो बेसिकली सच सिमिलरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। तो बेसिकली वो सिमिलैरिटी देख के, वो सारी सिमिलैरिटी देख के हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेटेट कर सकते हैं कि वेदर द कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट, कि जो कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है, वो शेयर हुए हैं या नहीं शेयर हुए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन ऑल मेंबर्स शेयर सिमिलैरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे वेल है, बैट है, चीता है, ठीक है, और ह्यूमंस है, जैसे सारे मैमल्स, वो क्या है, सिमिलैरिटी शो करते हैं किसके, पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। ठीक है, किस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, पैटर्न में, किसके, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की बोन में क्या है, वो सिमिलरिटी शो करते हैं। तो दो दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल। तो ये फोर लिम्ब क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन एनिमल में। तो दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उनके अंदर क्या है, एक सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड phalanges इन देयर फोर लिम्स। ठीक है, उन सब के अंदर क्या है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, या फिर फेलेंजिस है उनके फोर लिम्स के अंदर। ठीक है, तो हेंस इन दीज एनिमल्स, ठीक है, द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो बेसिकली जो सेम स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। ठीक है, बेसिकली अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग जो वो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक कॉमन ओरिजिन है, कॉमन उसका क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब कॉमन उसका ओरिजिन है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या करता है, अपने आप को इवोल्व करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। और जो वो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है HD। ठीक है, हाई डेफिनेशन, दैट इज होमोलोगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। बेसिकली होमोलॉगी क्या इंडिकेट करती है कि एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे। ठीक है, तो अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट हर्ट्स और ब्रेन इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बुगनविलिया एंड क्यूकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। ठीक है, और क्या एग्जांपल है इसका, और इसका क्या एग्जांपल है, जैसे वर्टिब्रेट के हर्ट हैं, ठीक है, या फिर क्या है, ब्रेन है। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये होमोलॉगी के एग्जांपल है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो, लेकिन वो क्या करे, फंक्शन क्या करे, डिफरेंट परफॉर्म करे, उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस। और उस इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे क्या है, प्लांट के अंदर थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बुगनविलिया एंड कुकुरबिटा। ठीक है, थॉर्न और टेंड्रिल किसके,
बोगनवेलिया और कुकुरबिटा के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो होमोलॉगी रिप्रेजेंट करते हैं। तो होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयरएज द एनालॉगी रेफर टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। तो बेसिकली होमोलॉगी क्या रिप्रेजेंट करती है, होमोलॉगी किस पे बेस्ड होती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। होमोलॉगी किस पे बेस्ड होती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, लेकिन जो एनालॉगी है उसके अपोजिट होती है, वो किस पे बेस्ड होती है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। होमोलॉगी डाइवर्जेंट, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटोमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे विंग्स किसके, बटरफ्लाई के और बर्ड्स के क्या है, एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई के विंग्स है, बर्ड्स के विंग्स है, वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वो क्या है, नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स। बेसिकली वो एनाटॉमिकली क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो एनालोगस ऑर्गन्स है, ठीक है, जो एनालोगस ऑर्गन्स है वो किसका रिजल्ट है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। C फॉर कन्वर्जेंट, A फॉर एनालोगस, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन हैंस हैविंग सिमिलैरिटी, ठीक है। बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर, और एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ ऑक्टोपस, सॉरी पोटैटो बोल गया, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है। किसकी किसकी आई, एक तो ऑक्टोपस की और मैमल्स की आई, ठीक है। अच्छा फ्लिपर किसके, पेंगुइन के और डॉल्फिन के, ठीक है। बेसिकली एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। तो वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। तो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर हैबिटेट है, ठीक है, जो क्या रिजल्ट करी है, जिसने सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर करा है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनिज्म के, बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन, बेसिकली सेम फंक्शन की तरफ। तो स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, जैसे RS, ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन, लेकिन जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये भी क्या है, एक अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी है, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज का फंक्शन है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन अलग अलग है, क्योंकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, और पोटैटो क्या है, स्टेम है। तो in the same line of argument, similarity in protein and gene performing a given function among diverse organisms give clue to common ancestry. Basically, in the same line of argument, similarity in protein and genes performing given function among diverse organisms give clue to common ancestry. ठीक है, जो सिमिलरिटी इसमें प्रोटीन और जीन्स के अंदर, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में वो भी क्या देती है, वो भी क्ल्यू देती है किसका, कॉमन एंसेस्ट्री का। तो द दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, ठीक है, ये क्या पॉइंट करती है, सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री, ठीक है, जो कि सेम क्या है, शेयर्ड हुई है, तो एंड एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, ये क्या पॉइंट करती हैं, सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ठीक है, अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। तो मैन क्या है, मैन ने कुछ सेलेक्ट किया है प्लांट, जैसे प्लांट और एनिमल, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, और स्पोर्ट और सिक्योरिटी के लिए। तो मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी wild animals, crops, and this intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds. तो बेसिकली जो ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इसने क्या है, कई ब्रीड्स क्रिएट करी है जो कि दूसरी ब्रीड से क्या है, डिफरेंट है, बट
स्टिल आर ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है, बट स्टिल क्या है वो सेम ग्रुप की है। तो इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो बेसिकली अगर देखो कि अगर मैन नई ब्रीड क्रिएट कर सकता है तो क्या नेचर ने नहीं किया होगा ऐसा, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेचर ने भी किया है। तो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड। तो बेसिकली कहाँ से आती है, इंग्लैंड से, ठीक है। तो बेसिकली इन कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850, ठीक है, तो बेसिकली एक कलेक्शन की गई किसकी, मोथ की 1850 में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग मोथ, ठीक है, क्या ज्यादा थे, व्हाइट विंग्ड मोथ क्या थे, ज्यादा थे, ठीक है, ऑन ट्रीज देन डार्क विंग, ठीक है, ट्रीज के ऊपर डार्क विंग्ड मेलानाइज मोथ से ज्यादा थे, ठीक है। तो हाउएवर in the collection carried out for the same area, but after industrialization in 1920 there were more dark winged moth in the same area। लेकिन किसके बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब 1920 में फिर क्या हो गया कि वहां पे क्या है, देयर वर मोर डार्क विंग्ड मोथ, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ज्यादा डार्क विंग्ड मोथ हो गए सेम एरिया में। तो द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स्ड, तो जो प्रोपोर्शन थी वो क्या हो गई, वो रिवर्स हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो the explanation put forward for observation that predator will spot a moth against a contrasting background, ठीक है, अगर बैकग्राउंड क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग होगा, डिफरेंट कलर का होगा, तो जो प्रीडेटर है उसको वो स्पॉट कर लेगा कि उधर मोथ है। तो ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ट्री की ट्रंक थी वो क्या होगी, वो डार्क होगी, ठीक है। तो बेसिकली ट्री की ट्रंक डार्क होगी, तो इसकी वजह से जो व्हाइट विंग्ड मोथ थे, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाए प्रीडेटर से, क्योंकि वो क्या है, इजीली स्पॉट हो रहे थे, व्हाइट विंग्ड मोथ डार्क डार्क ट्री के ऊपर इजीली स्पॉट हो रहे थे। तो द डार्क विंग्ड और मेलानाइज मोथ सरवाइव, तो जो डार्क विंग और जो मेलानाइज मोथ थे वो क्या करके, वो सरवाइव कर गए, क्योंकि वो डार्क थे और ट्री भी डार्क था। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकन कवर्ड द एरिया। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है, क्योंकि लाइकन क्या है, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब वहां पे क्या थी, पॉल्यूशन नहीं था, तो बेसिकली एक थिक ग्रोथ थी किसकी, ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकन की, ठीक है, व्हाइट कलर्ड लाइकन की क्या थी, एक थिक ग्रोथ थी जिसने क्या कर लिया, कवर कर लिया ट्रीज को। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग्ड मोथ सर्वाइव्ड, ठीक है, और उससे पहले व्हाइट विंग मोथ क्यों सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि लाइकन की प्रेजेंस की वजह से। तो बट द डार्क कलर्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाय प्रीडेटर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या है, जो डार्क वाले हैं वो इजीली स्पॉट हो रहे थे लाइकन की वजह से, और बाद में क्या हो गए, तो वो डार्क वाले। तो डू यू नो दैट लाइकन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, लाइकन क्या है, एज ए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइकन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। तो they will not grow in area that are polluted, hence moths that were able to camouflage themselves hide in the background survived, ठीक है। तो जो अपने आप को मोथ जो कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, जो क्या अपने आप को बैकग्राउंड में हाइड कर पा रहे थे, वो क्या है, वो एबल टू सर्वाइव थे। तो दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, दैट इज इन रूरल एरिया, द काउंट ऑफ मेलेनिक मोथ वाज लो। तो बेसिकली जो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, तो वहाँ पे जो मेलानिक मोथ है उसका जो काउंट था वो लो था, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, लाइकन प्रेजेंट थी। तो दिस शोड दैट इन मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। तो बेसिकली जो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन में जो बेटर अडेप्ट करेंगे, ठीक है, वो जो सर्वाइव करेंगे, और वो क्या करेंगे, फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज करेंगे। जो बेटर अडेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज करेंगे। तो रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, ठीक है, कि कोई भी वेरिएंट है वो कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल। तो बेसिकली अगर हम एक्सेसिव यूज करें, ठीक है, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का, तो उससे सिर्फ क्या होगा, उससे सिलेक्शन होगा किसका, रेजिस्टेंट वैरायटी का। तो बेसिकली उसमें जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और जो कम रेजिस्टेंट है वो हो जाएगी, तो उसका भी इफेक्ट फिर कम हो जाएगा। तो देर इज ऑल्सो ट्रू माइक्रोब अगेंस्ट विच वी कैन एम्प्लॉय एंटीबायोटिक
और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये किसके लिए ट्रू भी है, ठीक है, ये किसके लिए ट्रू भी है, माइक्रोब्स जो कि क्या है, जो हम एम्प्लॉय करते हैं एंटीबायोटिक और ड्रग्स के अंदर, किसके अगेंस्ट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल के अगेंस्ट, ठीक है। तो हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आर अपीयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर, नॉट इन सेंचुरी। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ किसमें, कुछ महीनों या फिर सालों में क्या है अपीयर हो रहे हैं, हो जाएंगे अगर हम ऐसे ही उनका एक्सेसिव यूज करें। तो देयर आर एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो बेसिकली तो ये क्या एग्जांपल है, ठीक है, ये क्या एग्जांपल है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, बेसिकली ह्यूमन एक्शन, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा किया गया है, ठीक है। कौन सा है, मार्क कर लो इसको, ठीक है। एक तो ये जो रेजिस्टेंट वैरायटी का सिलेक्शन, ठीक है, एक एंटीबायोटिक्स वाला, ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग्स का, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं है। उसमें एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी वाला था, एक एंटीबायोटिक वाला था, एक पार्ट और था, मतलब एक इनकरेक्ट दे रखा था। तो दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो ये हमें और क्या बताता है कि इवोल्यूशन है वो क्या है, एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, किसकी सेंस में, डिटर्मिनिज्म की सेंस में। इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। बेसिकली क्या है कि ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, चांस इवेंट्स नेचर के अंदर और चांस म्यूटेशन किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, एक स्टैटोकेस्टिक प्रोसेस है। ये किस पे बेस्ड है, चांस इवेंट नेचर के अंदर और चांस म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर थे। उसके बाद आता है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो बेसिकली अडेप्टिव रेडिएशंस क्या है, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, डार्विन कहाँ गया, गैलापागोस आइलैंड पे गया। तो देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, वहां पे उसने कई सारे क्रिएचर्स देखे, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। तो एक स्मॉल बर्ड जिसका नाम बाद में क्या रख दिया गया, डार्विन फिंचेस रख दिया गया, उसने उसको अमेज कर दिया, ठीक है। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मैनी वैराइटीज ऑफ फिंचेस। बेसिकली फिंचेस की वहां पे कई सारी वैरायटी थी उस सेम आइलैंड के ऊपर, ठीक है। ऑल द वैरायटी ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द सेम आइलैंड इटसेल्फ। तो बेसिकली सारी की सारी वैरायटी क्या है, उस सेम आइलैंड पे ही क्या है वो इवॉल्व हुई है। तो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मैनी अदर फॉर्म वर अल्टर्ड बीकारोस, ठीक है। तो बेसिकली उनका ओरिजिनल फीचर क्या था, सीड ईटिंग, उनका ओरिजिनल क्या था, फीचर था। इधर ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो, जब लाइट है तो वाइट हाइड हो रहे हैं, डार्क इजिली स्पॉट हो रहे हैं, ठीक है। और जब डार्क है तो क्या है, वाइट इजिली स्पॉट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दिया हुआ है। अच्छा, ये कुछ स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। बेसिकली मैं डायग्राम भूल गया था लेना, वैसे डायग्राम भी कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, मैन का, चीता का, वेल का और बैट का जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मेटाकार्पल का कार्पल, मतलब कार्पल मेटाकार्पल वगैरह वगैरह जो हमारे होते हैं वो सारे के सारे सेम है, मतलब एनाटोमिकली क्या है, सिमिलर है। लेकिन फंक्शन क्या क्या है, मैन का चलने का, चित्ता का चलने का, वेल का तैरने का, और बैट का क्या करने का, फ्लाई करने का। तो बेसिकली ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या किससे है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, जैसे बुगनविलिया और कुकुरबिटा है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो टेंड्रिल है और ये क्या है, ये थॉर्न है, ठीक है। ये भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये होमोलॉग रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके लिए होते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल अलग स्ट्रक्चर है और थॉर्न अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलर के एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर स्पार्क डिस्चार्ज क्या क्या लिया था, CH4NH3H2 और H2 लिया था, और क्या है, सेम कंडीशन प्रोवाइड की थी। और इसके अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया था, अमीनो एसिड। ये चीज़ याद रखना, मिलर को क्या मिला था, मिलर को अमीनो एसिड मिला था। मिलर को वो नहीं मिले, क्या बोलते हैं उसको, RNA DNA वगैरह कुछ नहीं मिला उसको, सिर्फ वो तो दूसरे साइंटिस्ट को मिला था, है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। आगे तो डायग्राम कवर करते रहेंगे, कई बार छूट जाते हैं डायग्राम, तो बेसिकली
वो पीछे जाके कवर कर लिए थे। ठीक है, ये क्या है, ये फैमिली ट्री है डायनासोर्स का। ठीक है, वैसे इसके बारे में ऐसा कुछ थ्योरी में दे नहीं रखा है। ठीक है, तो बस डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो बेसिकली डार्विन फिंचेस उसने ऑब्जर्व की, तो ओरिजिनल उनका जो फीचर था, ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड थी वो। बेसिकली क्या करती थी, वो सीड को ईट करती थी। तो मैनी अदर फॉर्म है विद अल्टर्ड बीक, तो उसने क्या ऑब्जर्व की, उसकी कई फॉर्म थी जिसके अंदर बीक का क्या है, वो अल्टर हो रखी थी। बीक बीक क्या शेप साइज डिफरेंट था, अनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो बेसिकली बीक के अंदर चेंज आ रखा था, जिसकी वजह से वो इंसेक्टिवोरस भी थी और वेजिटेरियन भी थी कई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो इवॉल्व हो रही थी। बेसिकली ओरिजिनली उनका क्या फीचर था, सीड ईटिंग का फीचर था, लेकिन बाद में वो इवॉल्व होकर क्या, उनकी जो बीक है वो चेंज हो रही थी। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन। तो बेसिकली जो क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, प्रोसेस है किसका, इवोल्यूशन का, डिफरेंट स्पीशीज का। ठीक है, एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी इज अडेप्टिव रेडिएशन। बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, ठीक है, ये जैसे 3 ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर कोई एक फीचर हुआ। ठीक है, और ये क्या करता है, फीचर दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में क्या करता है, रेडिएट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फिनोमिना। तो बेसिकली डार्विन फिंचेस एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल था किसका, एडेप्टिव रेडिएशंस का। तो अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अनदर एग्जांपल क्या था, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल था। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, इवोल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक। ठीक है, वो सिर्फ किससे इवोल्व हुए थे, एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवोल्व, बट ऑल विद विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली वो सारे के सारे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर ही वो क्या थे, सारे के सारे इवोल्व हुए थे। तो when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area। ठीक है, जब एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए किसी एक आइसोलेटेड, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया में, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं, जब बहुत सारी एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थी, मर्सोपियल रेडिएशंस थी। ठीक है, बेसिकली सेम क्या है, वो कैट में, वुल्फ में, शुगर ग्लाइडर, मोल, कोआला, बैंडिकोट। ठीक है, ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन है। बेसिकली ये कई कई अलग अलग टाइप में क्या होगी, रेडिएट होगी। ठीक है, ऐसे ही placental mammal in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into variety of such placental mammal, each of which appear to be similar to corresponding marsupials। तो placental wolf and Tasmanian wolf marsupial। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा और किसमें दिखा, जो प्लेसेंटल मैमल थे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, उन्होंने भी क्या एग्जिबिट किया, एडेप्टिव रेडिएशन, और वो क्या हो गए, इवोल्व हो गए किसकी तरह, तो कुछ प्लेसेंटल मैमल की वैरायटी की तरह। ठीक है, और क्या है, एक दूसरे के सिमिलर अपीयर हुए। ठीक है, ठीक है, जो कि कोरस्पॉन्डिंग मार्सोपियल के सिमिलर अपीयर हुए। जैसे प्लेसेंटल मैमल में एक मोल था वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, तो जो मार्सोपियल थे वो क्या बन गया, एक मार्सोपियल मोल बन गया। ठीक है, एक एंटीडेटर था तो उधर क्या बन गया, नम्बैट बन गया, जो कि उसके सिमिलर लुकिंग था। बेसिकली ये सारे क्या है, सेम उससे इवोल्व हुए हैं। ठीक है, माउस का क्या बन गया, मार्सुपियल माउस बन गया। लेमूर, लेमूर से को देख के क्या बन गया, स्पॉटेड कस्कस बन गया। फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फेलेंजर। बॉब कैट, टेस्मेनियन टाइगर कैट। वुल्फ, टेस्मेनियन। तो बेसिकली ये क्या शो करता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है बेसिकली। अब ये कितनी सारी अडेप्टिव रेडिएशन हुई है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या हुई है, अडेप्टिव रेडिएशन हुई है। तो ये क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है।
तो बेसिकली एडेप्टिव रेडिएशन किसके साथ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बेसिकली इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capability originated on earth, ठीक है। तो अगर ट्रू सेंस में देखें हम, ठीक है, ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ है, जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। तो बेसिकली ये कब हुआ, जब सेलुलर फॉर्म लाइफ की अपीयर हुई, जब डिफरेंट की क्या था, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, ठीक है। तो द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। तो बेसिकली जो रेट ऑफ अपीयरेंस है किसका, न्यू फॉर्म्स का, वो किसके साथ लिंक्ड है, लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फास्ट, उनके अंदर क्या है, एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की और बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो माइक्रोब्स है वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, तो उनके अंदर क्या है, इवॉल्व करने की भी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ग्रोइंग ऑन गिवन मीडियम हैज बिल्ट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज द फीड कंपोनेंट, ठीक है। तो जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, ठीक है, अगर उसको एक मीडियम में ग्रो कर दे तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वेरिएट कर जाती है, ठीक है, कि वो क्या कंपोनेंट या क्या फीड वो कंज्यूम कर रही है। तो ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो बेसिकली एक चेंज मीडियम के अंदर, ठीक है, ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन, अगर मीडियम की कंपोजिशन में हम चेंज कर दे, वो क्या है, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में क्या करेगा, चेंज करेगा, एंड दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन, ठीक है, जो कि क्या है, नई कंडीशन के अंदर सर्वाइव करेगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रो द अदर, ठीक है। और टाइम के साथ जो ये पॉपुलेशन है जो अडेप्ट करेगी, जो सर्वाइव करेगी नई कंडीशंस के अंदर, वो क्या करेगी, आउट ग्रो कर जाएगी दूसरी, एंड अपीयर एज न्यू स्पीशीज, और वो एज ए न्यू स्पीशीज क्या करेगी, अपीयर करेगी। दिस वुड हैपन विद इन डेज, क्योंकि ये कुछ दिनों के अंदर होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी 90 मिनट के, कुछ कुछ मिनटों के क्या होते हैं, इनके लाइफ साइकिल होते हैं, और डिवीजन भी इतने फास्ट फास्ट होता है। तो फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन फिश फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर एज लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स, ठीक है। जैसे फिश है, फाउल है, ठीक है, इनके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी सालों में है, ठीक है। तो हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिटनेस बी की है वो क्या है, ए से बेटर है नई कंडीशंस के अंदर। तो नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। तो बेसिकली जो फिटनेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्या हुई है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्या हुई है, इनहेरिट हुई है। तो हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो बेसिकली क्या है, एक जेनेटिक बेसिस होना जरूरी है सिलेक्ट होने के लिए और इवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इसकी जो दूसरी वे है, ठीक है, सेम थिंग को अगर हम बोले तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, बेटर अडेप्ट करते हैं सर्वाइव करने में दूसरी मतलब हॉस्टाइल कंडीशन के अंदर। तो एबिलिटी, अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। तो बेसिकली जो अडेप्टिव एबिलिटी है किसी भी स्पीशीज की, वो इनहेरिट होती है, एंड इट हैज जेनेटिक बेसिस, उसका एक जेनेटिक बेसिस है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर बी एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके अंदर जो वो अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है वो भी इनहेरिट होगी, उसका क्या है, जेनेटिक बेसिस है। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। तो जो फिटनेस है वो क्या है, एंड रिजल्ट है किसका, एबिलिटी टू अडेप्ट और गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, हमारा ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिकली जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, उसके दो की कंसेप्ट क्या थे, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और एक क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। So basically, even before Darwin, a French naturalist, Lamarck, had said that evolution of life form had occurred, but driven by use and disuse of organs.
बेसिकली डार्विन से पहले भी लेमार्क लेमार्क कौन था? एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ठीक है। लेमार्क क्या था? फ्रेंच था, ठीक है। उसने क्या बताया, उसने क्या बोला था कि जो इवोल्यूशन है वो कैसे ड्रिवन है, वो बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के द्वारा ड्रिवन है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूजफुल ऑर्गन है वो बच जाएंगे और जो अनयूजफुल है वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ, ठीक है। उसने किसका एग्जांपल दिया था? जिराफ का। who in attempt of to forage leaves on tree had to adapt elongation of their neck। बेसिकली उसने क्या बताया कि जो जिराफ की लंबी नेक है वो किस कारण से है? ताकि वो टॉल ट्रीज पे लीव्स को खा सके, ठीक है। एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड करेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। तो इसकी वजह से उनके अंदर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है, ये एक्वायर्ड करेक्टर पास होने लगा। एंड जिराफ स्लोली स्लोली ओवर द ईयर्स कम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। और ऐसे धीरे धीरे करके क्या है, जिराफ धीरे धीरे करके उसकी नेक क्या होगी? लंबी होगी। लेकिन नो बडी बिलीव्स दिस कंजक्चर एनीमोर। बेसिकली ये ट्रू नहीं है। बेसिकली जिराफ की नेक लंबी होती है, इसी वजह से वो खाता है। इसका ये रीजन नहीं है कि उसको खाने थे तो इसलिए वो लंबी हुई है उसकी नेक, ये तो गलत है। लेकिन वैसे इसने एग्जांपल दिया था कि यूज एंड मिसयूज के ऊपर, ठीक है, कि जो ऑर्गन यूज होगा वो आगे इवोल्व करेगा और जो मिसयूज होगा वो एलिमिनेट होगा। तो इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो द वर्ल्ड वी सी, ठीक है, इन एनिमेट एनिमेट इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिकली जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो क्या है? वो सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की। तो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम इस वर्ल्ड की स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइम पे इवोल्यूशन को हम एज ए प्रोसेस ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, जब हम लाइफ की स्टोरी अर्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम इसको इवोल्यूशन को एक कॉन्सिक्वेंसेज, बेसिकली एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस क्या करते हैं, इसको मानते हैं, जो कि क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली हम एक नेचुरल सिलेक्शन का इसको रिजल्ट मानते हैं इवोल्यूशन को। तो वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। बेसिकली अभी भी हम क्या है, क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस है या फिर एंड रिजल्ट ऑफ किसी अननोन प्रोसेस है, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है कि जो थॉमस माल्थस है, ठीक है, उसने क्या किया था? उसने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। तो नेचुरल सिलेक्शन कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन आर लिमिटेड, ठीक है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल है साइज में, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के वो क्या है? स्टेबल है साइज में, ठीक है। मेंबर ऑफ पॉल्यूशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो मेंबर है पॉपुलेशन के वो क्या है? वेरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, ठीक है। बेसिकली कोई दो इंसान भी क्या है एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते। तो इवन दो दे टुक सुपरफिशियली सिमिलर, दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड। तो बेसिकली जो मेजोरिटी इन वेरिएशन जो होती है वो क्या होती है? इनहेरिट होती है। तो एक्सेप्ट तो द फैक्ट दैट द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन साइज विच ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली। तो बेसिकली जो फैक्ट है कि जो हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन को क्या मानते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, ठीक है, जब वो क्या करे, जब हर बंदा क्या करे? मैक्सिममली रिप्रोड्यूस करे। तो दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ए ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो बेसिकली हम किस में देख सकते हैं? ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन में देख सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट the population size is in reality is limited means that there had been competition for resources, ठीक है। तो बेसिकली जब रियलिटी में हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या है? लिमिटेड ही रहता है, मतलब वो इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता, ठीक है। वो किस वजह से होता है? वो क्योंकि
देयर इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, बेसिकली रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज के लिए स्पीशीज को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ रहा है, compete करना पड़ रहा है, ठीक है, आइदर इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। तो ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट ए कॉस्ट ऑफ अदर दे दैट कुड नॉट फ्लरिश। तो बेसिकली कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, जो दूसरे बच जाते हैं वो क्या है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, ही asserted that variation which are heritable which make resources utilization better for few। तो बेसिकली उसने क्या बताया कि जो वेरिएशन क्या होती है, हेरिटेबल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, रिसोर्स को का जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ के लिए ही क्या कर पाती है, बेटर कर पाती है, जो कि उस हैबिटेट के लिए बेटरली अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। एंड विल अनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजनी, और सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, उसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमली, और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर प्रोजनरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हैंस फॉर a period of time over many generations survivors will leave more progeny, ठीक है। तो जो बचेंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइवर्स क्या करेंगे, मोर प्रोजनरी लीव करेंगे, एंड देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस न्यू फॉर्म्स अपीयर टू राइज। तो बेसिकली उसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर चेंज आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू फॉर्म क्या करेगी, अपीयर टू राइज, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिकली इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, तो बेसिकली व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, ठीक है, इस वेरिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। हाउ डज स्पेशिएशन अकर, बेसिकली स्पेशिएशन कैसे हुआ। तो इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड टू इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली मेंडल ने भी इसके बारे में बात की थी कि कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस, ठीक है, लेकिन डार्विन ने क्या किया, इनको या तो इग्नोर किया या फिर उसके बारे में बात नहीं की, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ह्यूगो डिवराइस वर्कड ऑन हिज वर्क इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है, ब्रोट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। बेसिकली मेंडल ने भी बताया कि कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर होते हैं जो फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अभी आया कि स्पेशिएशन कैसे होता है, ठीक है, वेरिएशन मेजोरिटी लेवल पे कैसे होता है। तो मेंडल ने भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन डार्विन ने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था 1900 से लेकर 1910 तक, उस टाइम पे ह्यूगो डी वराइस ने, किसने, ह्यूगो डी वराइस ने किस पे काम किया, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया, ठीक है। और उसने क्या बताया, आइडिया ऑफ म्यूटेशन बताया, ठीक है। तो लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, बेसिकली एक पॉपुलेशन के अंदर सडनली एक मेजर चेंज आ गया, ठीक है। अभी डार्विन क्या बोल रहा था कि जो सेलेक्ट होंगे, ठीक है, बेसिकली टाइम के साथ क्या हो गई, वेरिएशन आएगी, ठीक है, मतलब जो बेटर होंगे वो अडेप्ट करेंगे और वो मोर प्रोजनी लीव करेंगे और वो वेरिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन ह्यूगो डी वराइस ने क्या देखा कि एकदम लार्ज डिफरेंस, तो मेंडल का क्या कहना था कि जो चेंज आएगा वो बहुत स्लो स्लो आएगा, लेकिन ह्यूगो डी वराइस ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पॉपुलेशन में बिल्कुल लार्ज चेंज आ गया। तो ही बिलीव्ड दैट इट्स द म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन। तो बेसिकली वो जो वो क्या होती है, वो म्यूटेशन होती है जो क्या करती है, इवोल्यूशन करती है, नॉट द माइनर वेरिएबल दैट इज नॉट द माइनर वेरिएशन दैट इज हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या बिलीव किया कि जो म्यूटेशन है वही क्या करती है, मेजरली इवोल्यूशन करती है, ना कि माइनर चेंज जो कि डार्विन ने बताए थे, ठीक है। तो म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बेसिकली म्यूटेशन क्या है, रैंडम है और डायरेक्शनलेस है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो वाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, लेकिन जो डार्विन की वेरिएशन थी वो क्या थी, स्मॉल थी, मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही थी, और क्या है, डायरेक्शनल थी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही जा रही थी। वो डायरेक्शन क्या थी, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, बेसिकली फिटेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है। तो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी वराइस बिलीव्ड म्यूटेशन कॉल्ड स्पेशिएशन, हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो डार्विन के हिसाब से तो जो इवोल्यूशन था वो क्या थी, एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, लेकिन डी वराइस ने क्या बताया कि ये
किस वजह से होती है? स्पेशिएशन की वजह से होती है। और इसको क्या बोला उसने? साल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रोट आउट द सम क्लियरिटी। तो बेसिकली पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर कुछ स्टडीज हुई और उसने क्या किया? कुछ क्लियरिटी उसके ऊपर आई, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हार्डी एंड वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली हार्डी एंड वीनबर्ग प्रिंसिपल, in a given population one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus. This frequency is supposed to be remain fixed even remain the same through generation. तो बेसिकली उसने क्या बताया कि एक गिवन पॉपुलेशन में, ठीक है, हम किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, उसकी अकरेंस की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस निकाल सकते हैं किसी भी अलील की, ठीक है, किसी भी जीन की या लोकस की। तो द फ्रीक्वेंसी सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। इवन रिमेन सेम थ्रो जनरेशन, बेसिकली जनरेशन के आगे तक भी वो क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो उसने इसको कैसे स्टेट किया? उसने इसको अलजेब्रिक इक्वेशंस का यूज करके। तो दिस प्रिंसिपल से दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। तो बेसिकली मेन इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन की वो क्या होती है? स्टेबल होती है और वो कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। तो द जीन पूल दैट इज टोटल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेसिकली कोई भी जीन पूल, ठीक है, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अलील्स, ठीक है, टोटल जीन एंड देयर अलील इन ए पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन प्लस अलील एक पॉपुलेशन में, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन, ठीक है। तो जो सम टोटल है सारी की सारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, सम टोटल किसका? अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, वो क्या है? वन है, ठीक है। तो जो सम टोटल है किसका? अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, वो क्या है? वन है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी क्यू। इन अ डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड स्मॉल ए। तो बेसिकली एक अलील ए लिया, एक स्मॉल ले लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने पी बताई, इसकी हमने क्यू बताई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज पी स्क्वेयर। तो जब हम ए करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पी स्क्वेयर हो जाएगी। एंड सिंपली स्टेटेड इन अदर वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट allele A with frequency P appears on both chromosome of a diploid individual in a simply the product of their probability। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली बताएं तो बेसिकली उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, उसको हमने जब दो दो का निकालेंगे, सिंगल का पी है तो दो का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वो पी स्क्वेयर हो जाएगी। तो सिमिलरली स्मॉल ए के लिए क्या है? वो क्यू स्क्वेयर है, ठीक है। अगर हम स्मॉल ए के लिए निकाल ले तो वो क्या है? वो क्यू स्क्वेयर है, ठीक है। और हाइब्रिड के लिए निकाल ले, मतलब हेटेरोजाइगस के लिए निकाल ले तो वो क्या हो जाएगी? पी इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी? टू पी क्यू, ठीक है। हेंस पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। तो दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ। तो बेसिकली उसने क्या किया? इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इक्वेट किया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो हेटेरोजाइगस है उसको क्या दिया? उसने उसको टू पी क्यू दिया, ठीक है। तो व्हेन frequency measured differs from expected value, the difference direction indicates the extent of evolutionary change। तो जब फ्रीक्वेंसी मेजर होती है, ठीक है, वो डिफर करती है किससे? एक्सपेक्टेड वैल्यू से। और जो डिफरेंस है, जो डायरेक्शन है, वो इंडिकेट क्या करती है? एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। तो जो डिफरेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज इंडिकेट करता है। तो बेसिकली डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी वीनबर्ग equilibrium, that is change of frequency of allele in a population, would be interrupted as resulting in evolution। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई जेनेटिक इक्विलिब्रियम, बेसिकली ये या क्या कंडीशन है? ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर कोई
डिस्टरबेंस आएगी, हार्डी एंड वेरबर्ग प्रिंसिपल के अंदर कोई डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है, मतलब कोई चेंज होगा फ्रीक्वेंसी का अलील का किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, तो उसको हम क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, एज ए रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। बेसिकली इसका मतलब वहां पे क्या हुई है, उसके अंदर इवोल्यूशन हुई है, ठीक है। तो 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। बेसिकली 5 फैक्टर हैं जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या क्या है, एक तो जीन का माइग्रेशन, एक जीन का फ्लो, ठीक है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक तो जीन माइग्रेशन, एक जीन का फ्लो, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक म्यूटेशन, एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर इनमें से कोई चीज दे देगा कि अब पूछेगा इसके अंदर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो नहीं होगा। मतलब ये फैक्टर क्या करते हैं, हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। तो व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। तो जब भी माइग्रेशन होता है किसी सेक्शन का पॉपुलेशन का एक दूसरे प्लेस पे, ठीक है, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, चेंज करती है इन द ओरिजिनल एज वेल इज इन द न्यू पॉपुलेशन। ओरिजिनल भी पॉपुलेशन में और न्यू पॉपुलेशन दोनों में क्या करती है, जी फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। तो न्यू जीन अलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो जो नए जीन है वो नई पॉपुलेशन में ऐड होंगे और वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए ओल्ड पॉपुलेशन से। तो देयर वुड बी जीन फ्लो इफ this gene migration happens multiple time, if the same change occur by chance is it is called as genetic drift, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, देयर वुड बी ए जीन फ्लो, ठीक है, एक जीन फ्लो होगा अगर जीन माइग्रेशन कई बार होती है, ठीक है, अगर जीन माइग्रेशन कई बार होती है, बेसिकली जब नए अलील एक पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, ठीक है, तो अगर जीन माइग्रेशन जो होती है वो कई बार हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अगर सेम चेंज क्या हो, बाय चांस हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो समटाइम्स द चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बोथ बिकम ए डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो बेसिकली कई बार फ्रीक्वेंसी में इतना डिफरेंस आ जाता है कि जो नया सैंपल है पॉपुलेशन का वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज बन जाता है। बेसिकली सिंपली अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो क्या होता है कि जब माइग्रेशन होता है, ठीक है, तो क्या आता है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। जब वो जीन माइग्रेशन कई बार हो जाता है, मल्टीपल टाइम हो जाता है, तो वो क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती है। और कई बार तो इतना चेंज आ जाता है कि वो स्पीशीज ही चेंज हो जाती है, ठीक है, दे बिकम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर, ठीक है। तो जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी वो क्या बन गई, वो फाउंडर बन गई, मतलब वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। मतलब स्पीशीज में ही क्या आ गया, चेंज आ गया। तो बेसिकली माइक्रोबियल experiment shows that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype। तो जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने क्या शो किया कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन है, ठीक है, वन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। तो जो प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, और जो एडवांटेजियस है म्यूटेशंस, वो क्या है, वो फिनोटाइप को चेंज करती है। तो ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन। तो अगर वो कुछ जनरेशन तक हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्पेशिएशन करता है, बेसिकली स्पीशीज को ही चेंज कर देता है। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन heritable variation enable better survival are unable to reproduce and leave great number of progeny। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें एक हेरिटेबल वेरिएशन होता है जो कि क्या करता है, बेटर सर्वाइवल किसका, फिट का, और वो क्या करती है, फिट जो है, फिटनेस जिस स्पीशीज के पास है वो क्या करती है, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी रिलीज करती है, ठीक है। A critical analysis makes us to believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in changed frequency of gene allele in a future generation। तो बेसिकली एक क्रिटिकल एनालिसिस ने क्या बताया कि जो वेरिएशन होती है, म्यूटेशन, जो म्यूटेशन की वजह से या फिर वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन किस वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से जो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होती है, तो उस या फिर जीन फ्लो की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, उससे क्या होता है कि जो
फ्रीक्वेंसी है जिनकी वो क्या होती है, चेंज होती है फ्यूचर जनरेशन में, कपल्ड टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। एंड नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या करती है, उसको एक तरह से एक डिफरेंट पॉपुलेशन की तरह दिखाती है। एंड नेचुरल सिलेक्शन कैन लेड टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, स्टेबलाइजेशन भी हो सकता है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन करेक्टर, ठीक है। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि ज़्यादा इंडिविजुअल क्या करेंगे, मीन करेक्टर को एक्वायर करेंगे, और डायरेक्शनल में क्या होगा, मोर इंडिविजुअल अकार वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, मीन करेक्टर से डिफरेंट क्या करेंगे, करेक्टर एक्वायर करेंगे। और डिसरप्शन क्या होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो बेसिकली इधर डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा है स्टेबलाइजेशन का, सेकंड क्या है डायरेक्शनल का, और थर्ड क्या है डिसरप्टिव। तो बेसिकली फर्स्ट हमारा ये है ए, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहाँ शो कर रहे हैं, मेन करेक्टर पे, ठीक है। और इसमें क्या है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और बी में क्या है, बी में है डायरेक्शनल, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो पीक है, ठीक है, बेसिकली ए बी एंड सी, मतलब ये जो नॉर्मल ग्राफ है वो ये है, ठीक है। जो नॉर्मल ग्राफ है वो ये, तो जब स्टेबलाइजेशन होता है तो क्या होता है, सारे के सारे मीन करेक्टर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा स्टिपर है, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा साइड को खिसक जाता है, एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल हो जाता है। और डिसरप्टिव में क्या होता है, ऐसे दो पीक बन जाती है, ठीक है। बेसिकली जो मीन करेक्टर है, जो मिड वाला जो मीन करेक्टर है, इसके अलावा जितने भी हैं सारे वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। एक ब्रीफ अकाउंट किसका, इवोल्यूशन का। अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर, ठीक है। अराउंड 2000 मिलियन साल पहले की जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ की अपीयर हुई अर्थ पे, तो द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवलप इज नॉट नोन, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म था कि कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट जाइंट मॉलिक्यूल के इवॉल्व करें किसके अंदर, मेम्ब्रेनस एनवलप के अंदर, वो नोन नहीं था। तो सम ऑफ दीज सेल हैड द एबिलिटी टू रिलीज O2, उनमें से कई सेल के अंदर क्या थी, एबिलिटी O2 रिलीज करने की। तो द रिएक्शन बेसिकली द रिएक्शन would have been similar to the light reaction. Basically reaction क्या है, basically the reaction that could been similar to light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting system. तो बेसिकली इसके अंदर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में क्या है कि अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो क्या है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई, ठीक है। और जो मैकेनिज्म था कि जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट है, जो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल बने हैं, ठीक है, जो आरएनए प्रोटीन के जो जाइंट मॉलिक्यूल बने हैं, वुड इवॉल्व इनटू सेल्स, ठीक है, उनको इवॉल्व करना था। एंड मेम्ब्रेनस एनवेलप इनटू इज नॉट नोन, ठीक है। और क्या है, उनको मेम्ब्रेनस एनवेलप डेवलप करने थे। तो सम ऑफ दी सेल एबिलिटी टू रिलीज O2, तो इसमें से कुछ सेल क्या है, उनके अंदर एबिलिटी थी कि वो क्या कर सकती हैं, O2 रिलीज कर सकती हैं, ठीक है। सिमिलर किसके, जैसे हमारी किस में होता है, लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, सोलर एनर्जी कैप्चर करके क्या है, हमारी O2 रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर फॉर्म, ठीक है। तो स्लोली क्या हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या बने, मल्टी सेलुलर बने। तो बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो बेसिकली 50 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट बने थे, ठीक है, वो क्या थे, वो एक्टिव थे, ठीक है। एंड जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। तो जो जॉलेस फिश थी, ठीक है, वो क्या है, अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुई, ठीक है।
तो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो जो क्या थी, सी वीड थी, और जो क्या थे कुछ प्लांट्स थे, वो क्या है 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुए, एग्जिस्ट किए। तो वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसने क्या किया, लैंड को इन्वेड किया, वो क्या था, प्लांट था। ठीक है, तो दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। तो बेसिकली वो क्या थे, जब जब एनिमल्स लैंड पे आए, ठीक है, उस टाइम पे प्लांट्स भरपूर मात्रा में क्या थे, अवेलेबल थे। तो फिश विद स्टाउट, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड। तो बेसिकली फिश किसके साथ, स्टाउट के साथ, और क्या स्ट्रॉन्ग फिन्स के साथ क्या है, वो लैंड पे मूव कर सकती थी, और वो क्या है दोबारा वाटर में भी जा सकती थी। तो दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, और ये क्या था, ये सिर्फ 350 मिलियन ईयर अगो की बात है। तो इन 1938 a fish caught in South Africa happened to be coelacanth। तो बेसिकली 1938 में क्या है, साउथ अफ्रीका में एक फिश मिली जिसका क्या नाम था, कोलकेंथ, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो दीज एनिमल कॉल्ड लोब फिन्स, इन एनिमल्स को क्या बोलते थे हम, लोब फिन्स बोलते थे। इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस। तो बेसिकली वो क्या थे, हमारे फर्स्ट एम्फीबियन थे दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या है, दोनों लैंड और वाटर दोनों पे लिव किया था इन्होंने। तो देयर वर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। तो बेसिकली इनके कोई भी स्पेसिमेन हमारे साथ अभी तक नहीं है। तो हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ड्रे फ्रॉग्स एंड सेलवेंडर। तो बेसिकली ये क्या है, ये एंसेस्टर है मॉडर्न ड्रे फ्रॉग के और सेलवेंडर के। ठीक है, तो द एम्फीबियन इवोल्व इनटू रेप्टाइल्स दे लैक थिक शेल्ड एग्स। ठीक है, तो जो एम्फीबियन इवोल्व हुए हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो थिक शेल्ड एग्स को लैक करेंगे एंड डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, तो बेसिकली जो एम्फीबियन इवोल्व होंगे रेप्टाइल्स में, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो थिक शेल एग लैक करेंगे। ठीक है, एंड डू नॉट ड्राई अप इन द सन। ठीक है, और वो क्या है, सन के अंदर ड्राई लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। तो अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंट। ठीक है, द टर्टल, टोर्टोज एंड क्रोकोडाइल। तो बेसिकली हम अभी उनका अक्सर क्या देखते हैं, सिर्फ मॉडर्न डे डिसेंट देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एम्फीबियन क्या है, इवॉल्व हुए रेप्टाइल में। ठीक है, तो in the next 200 million year or so, reptiles of different shapes and size dominated on Earth। तो बेसिकली 200 मिलियन ईयर अगो क्या है, कई तरह के रेप्टाइल क्या हुए, अलग अलग शेप और साइज के रेप्टाइल बने, और उन्होंने क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया अर्थ को। ठीक है, तो जाइंट फर्न टेरिडोफाइट वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। तो जो जाइंट फर्न थी, ठीक है, टेरिडोफाइट, वो क्या थी, प्रेजेंट थी, लेकिन वो बाद में क्या होगी, वो फेल कर गई, और उन्होंने क्या बनाया, कोयल के डिपॉजिट बनाए। तो some of these land reptiles went back into water to evolve fish like reptile probably around 200 million year ago। that is एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोसोरस। तो बेसिकली कुछ लैंड के रेप्टाइल ने क्या किया, वो दोबारा वाटर के अंदर गए, और क्या इवॉल्व, किसके अंदर इवॉल्व हुए, फिश के अंदर, फिश लाइक रेप्टाइल के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, वो दोबारा वाटर के अंदर गए, और क्या बनाया उन्होंने, फिश लाइक रेप्टाइल बनाए। तो द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोरस। बेसिकली जो लैंड पे रेप्टाइल्स थे वो कौन थे, वो डायनासोर्स थे। तो द बिगेस्ट ऑफ देम इज टायरेनोसोरस रेक्स। उनमें से बड़ा कौन था, टायरेनोसोरस रेक्स था, जो कि अबाउट 20 फीट था हाइट में। ठीक है, एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। ठीक है, उसके बड़े बड़े टीथ थे। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, जो डायनासोर थे वो क्या कर गए, वो सडनली डिसअपियर कर गए अर्थ से। ठीक है, तो वी डोंट नो द ट्रू रीजन। बेसिकली हमें ट्रू रीजन नहीं पता। तो सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्वड इनटू बर्ड्स। तो बेसिकली कुछ बोलते हैं कि वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से मर गए, और कुछ बोलते हैं कि वो बर्ड्स के अंदर क्या हो गए, इवॉल्व हो गए।
बेसिकली द ट्रूथ में लिव इन बिटवीन, बेसिकली ट्रूथ जो है वो इनके बीच में है। तो सम स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ द एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो बेसिकली उस टाइम के, ठीक है, उस एरा के कुछ रेप्टाइल्स अभी भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल साइज के जो रेप्टाइल्स थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू। तो बेसिकली जो फर्स्ट मैमल थे वो कैसे थे, वो श्रू की तरह थे। तो देयर फोसिल्स आर स्मॉल साइज, फोसिल स्मॉल साइज थे। मैमल्स क्या थे, विवी पैरस थे, और प्रोटेक्ट देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने यंग वंस को मदर बॉडी के अंदर रखते थे। तो मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। तो मैमल्स क्या थे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे किसमें, सेंस करने में और अवॉइड करने में, क्या, डेंजर को। तो व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ, ठीक है। जब रेप्टाइल्स क्या हुए, नीचे आए, तो उस टाइम पे फिर मैमल ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिमेंबर रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर एंड रैबिट। तो बेसिकली कुछ साउथ अमेरिकन मैमल्स थे, ठीक है, जो कि क्या है, जो किससे रिसेंबल करते थे, हॉर्स से, ठीक है। कुछ साउथ अमेरिका में क्या थे, मैमल्स थे, ठीक है, जो कि किससे रिजेंबल करते थे, हॉर्स से, हिप्पोपोटामस से, बियर से और रैबिट से। तो बेसिकली ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका दीज मैमल वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना। तो बेसिकली जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हुआ, तो जो एनिमल्स थे वो क्या कर लिए गए, वो ओवरराइड कर लिए गए नॉर्थ अमेरिकन की फौना के द्वारा। तो ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। तो बेसिकली सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, ठीक है, जो पाउच्ड मैमल थे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ था, वो क्या कर गए, वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके पास क्या था, कंपटीशन इतना नहीं था, ठीक है। इधर तो नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के बीच के एनिमल्स में कंपटीशन हो गया, लेकिन वहाँ पे अकेले ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन कम था। तो लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, वेल, डॉल्फिन, सील एंड सीको आर सम एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मैमल्स जो हैं वो क्या है, वाटर के अंदर जा रहते हैं, जैसे वेल है, डॉल्फिन है, सील है और क्या है, सी काऊ है। तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है कि लाइफ फॉर्म वाटर से ओरिजिनेट। इवन ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। बेसिकली हॉर्स, एलिफेंट और डॉग की भी क्या है, एक स्पेशल स्टोरी है इवोल्यूशन की। यू विल लर्न दीज अबाउट हायर क्लासेस। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसमें से मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी थी, मैन की थी, जिसके अंदर स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्ड हुई। तो ठीक है, ए रफ स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ life form, their time on geological scale are indicated in figure 7.9 and 7.10। तो बेसिकली एक रफ स्केच बनाया हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन का लाइफ फॉर्म का जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, ठीक है, 7.9 और 7.10 फिगर में। तो बेसिकली ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। तो बेसिकली ओरिजिन और इवोल्यूशन मैन का, तो अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोप्टेरिस एंड रामाप्थिकस वर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली कौन से प्राइमेट्स, ड्रायोप्थिकस और रामाप्थिकस एग्जिस्ट कर रहे थे। तो दे वर हेरी वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। बेसिकली वो क्या थे, वो हेरी थे और क्या थे, गोरिल्ला की तरह चले और चिंपैंजी की तरह, ठीक है। तो रामाप्थिकस वाज मोर मैन लाइक, रामाप्थिकस क्या था, मोर मैन लाइक था, ठीक है। और जो ड्रायोप्थिकस था वो क्या था, वो मोर एप लाइक था। बेसिकली रामाप्थिकस क्या था, वो मैन लाइक था, और ड्रायोप्थिकस क्या था, वो एप लाइक था। तो फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। तो कुछ क्या है, मैन लाइक बोन्स डिस्कवर की गई, किसमें, इथोपिया और तंजानिया में, ठीक है। दीज रिवर्ल्ड hominid feature leading to the belief that about 3 to 4 million year ago man like primate walked in eastern Africa। तो बेसिकली इथोपिया और तंजानिया में क्या है, कुछ बोन्स डिस्कवर हुई, जो कि क्या थी, जिसके अंदर क्या था, जिसने क्या रिवील किया, होमोनिड फीचर रिवील किया, लीडिंग टू बिलीव दैट अराउंड 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, बेसिकली 3 से 4 मिलियन ईयर अगो
मैन लाइक प्राइमेट क्या है, ईस्टर्न अफ्रीका में थे। तो दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, बेसिकली वो 4 फीट से ज्यादा नहीं थे, लेकिन बट वॉकड अपराइट, लेकिन वो सीधे चले। ठीक है, तो बेसिकली इथोपिया तंजानिया में क्या मिला कि 4 फीट से कम के कुछ मैन लाइक प्राइमेट्स थे। ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड। तो बेसिकली 2 मिलियन ईयर अगो क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव किया ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में। तो एविडेंसेस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ठीक है, वो कहाँ लिव किया उन्होंने, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने हंट किया किसके साथ, स्टोन वेपन्स के साथ, लेकिन एसेंशियली क्या ईट किया उन्होंने, फ्रूट ईट किया। ठीक है, फ्रूट खाया। तो सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। ठीक है, कुछ बोन्स डिफरेंट थी। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ठीक है, बेसिकली जो ये क्रिएचर था वो क्या था, वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था। ठीक है, और ये क्या था, इसका नाम क्या था, होमो हैबिलिस था। ठीक है, और ये क्या है, एसेंशियली इन्होंने फ्रूट एट किया था, फ्रूट खाया था, और प्रोबेबली मीट ईट किया था। ठीक है, क्योंकि स्टोन वेपन्स का यूज करते थे। तो ब्रेन कैपेसिटी वर अबाउट 650 टू 850। तो बेसिकली ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी की थी। ठीक है, तो दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, बेसिकली इन्होंने मीट नहीं खाया। तो बेसिकली fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, the Homo erectus. Homo habilis australo उसके बाद क्या था, होमो हैबिलिस, उसके बाद क्या था, होमो इरेक्टस। ठीक है, अराउंड 1.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 90 सीसी, 900 सीसी। तो होमो इरेक्टस का क्या था, लार्ज ब्रेन था। ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, बेसिकली होमो इरेक्टस ने क्या है, मीट खाया था। तो द नीडरथल मैन विद ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया अबाउट 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक। ठीक है, तो जो नियंदरथल मैन थे, ठीक है, जिसका साइज 1400 सीसी का था, वो कहाँ रहे, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अराउंड 1 लाख से 40,000 साल पहले। तो दे यूज टू हाइड प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरिड देयर, इन्होंने क्या है, अपनी बॉडी को हाइड किया, प्रोटेक्ट किया, और उसको बरी किया। ठीक है, तो होमो सेपियन अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। बेसिकली होमो सेपियंस कहाँ अरोज हुए, अफ्रीका के अंदर अरोज हुए। ठीक है, और फिर वो क्या करे, मूव करे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और क्या है, डिफरेंट रेसेस में डेवलप किए। तो ड्यूरिंग आइस एज अबाउट 75,000 टू 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज। ठीक है, तो बेसिकली जो आइस एज के बाद, ठीक है, 75,000 10,000 के बाद क्या है, 10,000 साल पहले क्या है, हमारे मॉडर्न होमोसेपियन अराइज किए। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर अगो। तो जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है वो 18,000 साल पहले शुरू हुआ, मतलब डेवलप हुआ। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक मैन कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो उस तरह की कुछ केव पेंटिंग किसके अंदर है, प्री हिस्टोरिक किसके अंदर, भीमबेटका रॉक शेल्टर में। कहाँ प्रेजेंट है ये, रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक। ठीक है, और एग्रीकल्चर कहाँ कब आया, उसको 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। ठीक है, और
ह्यूमन सेटलमेंट क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका जो डिक्लाइन है सिविलाइजेशन का, वो सारा अब जो हो रहा है वो यही है। ठीक है, तो चैप्टर एंडेड।